हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस का कंटिन्यूएशन पार्ट सेकंड, जिसमें हम लोग कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एंड प्लांट्स एंड आल्सो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट, ये सब कवर किया हुआ है। तो होल यूनिट की अच्छी जानकारी के लिए आप दोनों पार्ट्स को अच्छे से देखिएगा विद पेन एंड पेपर, ताकि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कर सके। कुछ चीज़ें जो डिस्प्ले पे आपको नहीं दिख रही हैं, वो चीज़ें आप नोट कर सके। होप यू लाइक आवर फर्स्ट पार्ट, सो स्टार्ट विद द सेकेंड। आज हम ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन अगर जनरली वर्ड मीनिंग में आप देखें तो किसी एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग में भी ब्लड का, न्यूट्रिशन, फूड का, एक्सक्रीशन, जितना भी अमोनिया या यूरिक एसिड निकल रहा है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ब्लड सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन जो मेनली होता है वो किन चीज़ों का होता है और कौन कौन सी ऑर्गन कैसे कैसे करती है। तो ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे बॉडी को जितना भी फूड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई या किसी ऑर्गेनिक मटेरियल की ज़रूरत है तो वो कौन करता है? पूरी बॉडी में ले जाने का काम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन इन्वॉल्व रहते हैं? हमारी हार्ट, जिसको हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, हमारी आर्टरीज एंड वेन्स जो कि क्या करती हैं, जो ब्लड हार्ट पंप कर रहा है उसको पूरी बॉडी में लेके जाना और बॉडी से वापस हार्ट में लेके आना, ये आर्टरीज एंड वेन्स का काम है। एंड ब्लड एंड लिम्फ क्या है? वो मीडियम है या वो चैनल है जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन हार्ट करता है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग में जो ह्यूमन हार्ट है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छे से आप इसको समझिए कैसे कैसे। हार्ट में देखिए आपको दो कलर से हार्ट दिखाया गया है, एक ब्लू कलर से है और एक रेड कलर एंड स्किन कलर से है। जो ब्लू कलर वाला पार्ट है वो हमारा जो है राइट हार्ट साइड है और जो रेड एंड स्किन कलर वाला पार्ट है वो लेफ्ट साइड है। अब जो रेड कलर वाला पार्ट है इटसेल्फ डिफाइन कर रहा है इसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई जाएगा। वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन डिज़ोल्व है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। वो इस राइट साइड में आएगा जिसमें रेड कलर का है, और जो ब्लू कलर में है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, वो ब्लड ब्लू एरिया में जाएगा। तो ये रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया होगा कि क्यों दिखाया गया है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट्स शोज रेड एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट शोज ब्लू। ठीक है। तो हार्ट क्या होता है? जब लंग्स में हम सांस लेते हैं, लंग्स क्या करती है? सांस में से जो एयर हम लेते हैं उससे ऑक्सीजन हमारे बॉडी को देती है। तो वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगी। और ब्लड को कौन कम पंप करेगा? हार्ट पंप करेगी। तो जो लंग्स हमारी ऑक्सीजन सप्लाई लेके आ रही है जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो कहाँ तक जाएगी? लेफ्ट एट्रियम में जाएगी ऑफ हार्ट। तो कहाँ से सबसे पहले एंट्री हुई ब्लड की? हार्ट के अंदर लंग्स से, और लंग्स से किस साइड में आई? लेफ्ट एट्रियम में आई। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आने के बाद क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। तो जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है तो लेफ्ट एट्रियम जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है, फूलती है
और उसमें क्या होता है, ब्लड भर जाता है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करके वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजती है उस ब्लड को। लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड रिसीव करता है तो वो क्या हो जाता है, फैलता है, एक्सपैंड करता है। ब्लड जो पंप हो रही है आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, कैसे पंप होगी, थ्रू वेना कावास। जो एओर्टा है वो पूरी बॉडी में जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लेके जाएगा, ठीक है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस आएगी हमारी बॉडी से, कहाँ पे आएगी, वो आएगी अपर चैम्बर ऑफ द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आई और फिर वो राइट वेंट्रिकल में गई। राइट वेंट्रिकल से फिर वो कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। तो इसी तरीके से जो टोटल ब्लड सप्लाई होता है हमारे बॉडी में, 2 बार ऑक्सीजन हार्ट के अंदर आती है। इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। राइट वेंट्रिकल हैव थिकर मसल्स वॉल सो दैट दे पंप ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन्स। राइट वेंट्रिकल का क्या काम क्या होता है, सारे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड लेके जाना, इसलिए वो कैसी होती है, थिकर मसल्स वाली होती है। वाल्व्स क्या करती हैं, ये जो आप देख रहे हो एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वो हमारे वाल्व्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाल्व्स का क्या काम होता है, रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने का काम होता है। जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ रही है तो ये वाल्व्स इंश्योर करते हैं कि वापस वेंट्रिकल से एट्रियम में ना जाके वो कहाँ जाए, वेन्स में जाए। ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, डबल सर्कुलेशन मैंने अभी बताया कैसे होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। आप देखोगे ऊपर इस फिगर में लंग्स बने हुए हैं, फिर बीच में हार्ट बना हुआ है और सबसे नीचे बॉडी ऑर्गन बनी हुई है, ब्लड बॉडी टिश्यूज बनी हुई है। तो ये होल प्रोसेस कैसे हम आपको समझाएंगे, आप फिगर में देखिए स्क्रीन पे। सबसे पहले पल्मोनरी, जितना भी लंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी यूज़ होगा उसमें पल्मोनरी का इस्तेमाल होता है। तो आप पल्मोनरी वर्ड सुनेंगे तो समझना कि कहीं ना कहीं वो किससे रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड है। और अगर हार्ट से रिलेटेड कोई टर्म आएगा तो उसमें कार्डियो का इस्तेमाल होता है। तो जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके कहाँ से आ रही है, लंग से हमारी हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। वहाँ से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगी और फिर एओर्टा से पूरे बॉडी के अंदर अलग अलग ब्रांचेस बन के एओर्टा क्या करेगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी टिश्यूज़ को सप्लाई कर देगा। अब बॉडी टिश्यू जब ऑक्सीजन का यूज़ कर देगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगी, ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो ब्लू कलर के साइड में आप देखोगे निकल के गया। जो वेना का आवाज़ है वो राइट एट्रियम में लेके जाएंगे, फिर राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगी और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लेके चली जाएगी वापस ब्लड किसके पास, लंग्स के पास। और लंग्स क्या करेगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे एल्वेलाई को देगी, ब्रोंकाइल्स को देगी, ब्रोंक्यूल्स को देगी और फिर वो ट्रैकिया और लेरिंग्स फेरिंग्स होते हुए नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऊपर जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे आता है, तो उस ऑक्सीजन को हार्ट तक कैसे पहुंचाया और हार्ट से फिर बॉडी तक कैसे ले गए और फिर बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होके वापस एनवायरनमेंट में कैसे रिलीज़ करा बॉडी। सो अब हमने जाना कि डबल सर्कुलेशन में एक इवेंट नहीं होता जो
हार्ट होती है, वो ब्लड जो होता है हार्ट में 2 बार ट्रैवल करती है इन वन सिंगल cycle. The blood travel twice through the heart in one single cycle. This cycle is called double circulation. अब ये जो हमने आपको फिगर समझाया जूम करके आपको दिखा रहे हैं, 2 बार, एक बार लेफ्ट एट्रियम में, एक बार राइट एट्रियम में ब्लड आया, एक बार लंग से और एक बार बॉडी टिश्यू से। तो ये दोनों मिला के एक कंप्लीट साइकिल कहलाती है और इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो ऊपर पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रही है और नीचे कौन सी सर्कुलेशन हो रही है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होती है? ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। अच्छे से आपको ये दोनों समझा दिया, होप आपको समझ में आई होगी। अब ब्लड क्या होता है उसकी पूरी कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। ब्लड एक तरीके का लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है और कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है हमारे फूड एंड ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए। तो ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ अ फ्लूइड इन नेचर। उसमें ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, और लिक्विड कंपोनेंट होते हैं जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ब्लड कार्पसेल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। पहला है RBC, रेड ब्लड सेल्स। वो क्या होती है? इट कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो कंटेंट्स हीमोग्लोबिन विच इम्पायर रेड कलर टू द ब्लड। रेड ब्लड सेल्स में क्या होती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है ये, और इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी होती है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है कैसा दिखता है? लाल कलर का, रेड कलर का। दूसरी कंपोनेंट जो सॉलिड कंपोनेंट है वो है WBC, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है? हमारी बॉडी का डिफेंस प्रोवाइड करता है बाय एनगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। जो भी जर्म्स हमारे बॉडी में वायरल हो या बैक्टीरियल हो अंदर जाता है, उसको ये खा जाती हैं, डिफेंस की तरह काम करती हैं और हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाती है जो उस जर्म्स के खिलाफ जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स जा रहे हैं उसके खिलाफ एक्ट करती हैं, उसको किल करने का काम करती है। तीसरी जो हमारी सॉलिड कंपोनेंट है वो है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स कैसी होती है? इट हेल्प द ब्लड टू क्लॉट। जैसे हमारे हाथ में कट लग जाता है तो थोड़ी देर बाद वो क्या होता है? जम जाती है, ब्लीडिंग रुक जाती है। तो वो जो फाइब्रस क्लॉटिंग जिसे कहते हैं, जम जाना ब्लड का, वो किसकी वजह से होता है? ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो अगर प्लेटलेट किसी के अंदर कम हो जाते हैं, इसका मतलब उनके पास रिस्क है कि अगर उनको किसी भी तरीके से ब्लड लॉस हो रही है तो उसको रोक पाना मुश्किल हो जाता है, बहुत सीवियर ब्लड लॉस हो जाती है। तो क्लॉटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हेल्प कौन करता है? ब्लड प्लेटलेट्स। अब हम लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा की बात करते हैं। ये येलोइश कलर का लिक्विड होता है जिसमें 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है। लिम्फ क्या होती है? एक येलोइश फ्लूइड होती है विच escapes from the blood capillaries into the intercellular space। ब्लड कैपिलरीज से ये कहाँ पर जाती हैं? इंटरसेलुलर स्पेस, 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं वहाँ पे रहती हैं। कौन? लिम्फ। इसके अंदर जो प्रोटीन की क्वांटिटी होती है ब्लड से कम होती है। इनका फ्लो कैसे होता है? टिश्यू से हार्ट में, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स।
कैसे फ्लो करती है? इट फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स। तो लिम्फ का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने का। It carries digested and absorbed fat from the intestine and drain excess fluid from the extracellular space back to the blood। तो क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेस में इंटरसेलुलर स्पेस में रहती हैं, तो ये क्या करती हैं? डाइजेस्ट करती हैं फैट को और ड्रेन करती है एक्सेस फ्लूइड एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस से। ये जो ब्लड वेसल्स हमने पढ़े ऊपर, आर्टरीज एंड वेन्स, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दो तरीके के ब्लड वेसल्स होती है, एक होती हैं आर्टरीज और एक होती हैं वेन्स। आर्टरीज का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो हार्ट से पूरे बॉडी तक लेके जाती हैं। सिर्फ एक आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एवरी आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरी क्या होता है? ऑल्सो कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। इट्स ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करती है किस चीज़ को? ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में। ये थिक होती है और इलास्टिक होती है। हमारे जो टिश्यूज़ है, बॉडी टिश्यूज़, उसके अंदर, बहुत अंदर डीप सीटेड रहती है। डीप सीटेड फार फ्रॉम द स्किन, हमारी स्किन से बहुत अंदर रहती है, इसलिए ये दिखाई नहीं देती। बाकी वेन्स जो है वो ऊपर स्किन के रहती हैं, दिखाई देती है। आपके हाथ में आप देख सकते हैं ब्लू कलर की दिखती है, ये पैरों में भी दिखती है, अदर साइड में भी दिखती है, क्योंकि ये स्किन के जस्ट नीचे रहती है वेन्स। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, जो कि कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड। इसको हम इसीलिए कलेक्टिंग वेसल्स कहते हैं। क्यों कलेक्टिंग वेसल्स कहते हैं? क्योंकि ये कलेक्ट कर रही है क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये थिन होती है और लेस इलास्टिक होती है, मोटी मोटी सी रहती है, आप देख सकते हैं ऊपर, और सुपरफिशियल रहती है, अपने आँखों से भी दिखती है। अब ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन आपने अच्छे से समझ लिया कि ब्लड से होता है, हार्ट उसको पंप करती है, हार्ट में वो कहाँ से ब्लड आती है, ब्लड कंपोनेंट्स कितने होते हैं और उन कंपोनेंट्स का काम क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंसेस होती है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मेनली दो पाथवे से होता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम क्या करती है? वाटर और मिनरल्स को रूट से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट के अंदर लेके जाती है और इसके अंदर एनर्जी की नीड नहीं होती है। तो जाइलम का काम क्या हो गया? रूट से मिनरल्स, वाटर और पूरे प्लांट तक, प्लांट बॉडी तक ले जाना, जिसमें लेस एनर्जी और नो एनर्जी की नीड है। दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या है? कैरीज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो लीव्स ने अपना काम खाना बनाया है उसको, यानी कि ग्लूकोज को लेके लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ले जाने का काम फ्लोएम का है। इसीलिए इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यूज़ होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ट्रांसपोर्टेशन एंड इट्स ट्रांसपीरेशन एंड इट्स फंक्शन। ट्रांसपीरेशन आपको जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था, उस पर एक ट्रांसपीरेशन टर्म को क्लियर किया था। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? एक्सेस जो वाटर होती है वो वेपर के फॉर्म में लीव्स सिक्रीट करती है एनवायरनमेंट में, उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपीरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम आर्ट्रियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो आर्ट्रियल प्लांट्स पार्ट कौन से है? लीव्स होती है मेनली। फंक्शन ट्रांसपीरेशन में से क्या हेल्प होती है? पहला ये हेल्प होती है कि जो एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मेंटेन
मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल। ट्रांसपिरेशन जब हवा में पानी रिलीज होता है, एक पुल क्रिएट करता है, उससे जो होती है रूट से पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं प्लांट, अपवर्ड मूवमेंट हो जाती है वाटर और मिनरल्स की इस पुल की वजह से। तो ये ट्रांसपिरेशन एक पुल फोर्स लगाता है। और दूसरी क्या हेल्प करता है? हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन इन द प्लांट। तो दो फंक्शन हो गया ट्रांसपिरेशन का, दो में तीसरा क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। पानी का ट्रांसफ़र को ट्रांसपिरेशन कह दिया, खाने के ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की अगर बात करें तो दो मेन टर्म्स है, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। वाटर का मूवमेंट इज ट्रांसपिरेशन एंड फूड का मूवमेंट इज ट्रांसलोकेशन। होप आपको ये बात क्लियर हुई है। अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकालना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन है जो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। देखिए फिगर में किडनीज है, यूट्रस है, ये हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। एक पेयर ऑफ किडनी है, राइट एंड लेफ्ट। पेयर ऑफ यूरेटर है जो कि किडनी से जितना वेस्ट प्रोडक्ट है फिल्टर होने के बाद लेके बाहर आएगी, उसको स्टोर करेगी यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा से वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। सो रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी है जो कि आर्टरीज का काम बताया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना किडनी तक, और वेन्स का काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से बाहर तक ले जाना। ये दो काम वो करेगी एओर्टा और वेना कावा। ये सब आपको समझ में दिखाई दिया होगा। किडनीज एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि ओपन होती है दो डक्ट्स में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरेटर बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर, इसको कलेक्टिंग ऑर्गन भी कह सकते हैं, रिजर्वायर भी बोल सकते हैं, जहाँ पे कुछ टाइम के लिए यूरिन होल्ड हो सकता है। और यूरेथ्रा इज़ द फाइनल ओपनिंग जहाँ से हमारी यूरिन पास आउट होती है जब हमें अर्ज होता है। सो द एक्सक्रीशन, द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी generates many kinds of waste including nitrogen waste which is harmful for the body and hence need to be removed। जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, इसलिए उसे बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी। सो एक्सक्रीशन ही वो तरीका है जिससे हमारा वो नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत आसानी से एक्सक्रीशन करते हैं और उस मेथड का नाम है डिफ्यूज़न। बॉडी का एक पार्ट जो होता है फटता है, वहाँ से जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बाहर निकलता है, फिर वो पार्ट रिपेयर हो जाता है। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। लेकिन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे? हमारे अंदर, हम ह्यूमन बॉडी के अंदर और एनिमल्स के अंदर ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। तो कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं? किडनीज, यूरेटर, यूरेथ्रा एंड ब्लैडर। ये आपको ऊपर फिगर में दिखाया। जो ईच किडनी है, दोनों पेयर ऑफ किडनी लेफ्ट राइट, उसके अंदर जो होती है फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जिसको नेफ्रॉन्स कहते हैं। बहुत सारे गुच्छे, तार के गुच्छे समझ लो, नेफ्रॉन्स उसके अंदर रहते हैं किडनीज के अंदर। नेफ्रॉन किस चीज़ से बने हुए होते हैं? नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ थिन वर्ल्ड कैपिलरीज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। उस जो गुच्छे को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। वो क्या होती है? थिन वर्ल्ड कैपिलरीज होती है। और वो ग्लोमेरुलस जो होता है किसके अंदर रहता है? एक कपला के स्ट्रक्चर के अंदर रहता है, उसको हम लोग बाउमेंस कैप्सूल बोलते हैं। और वो फिर बाउमेंस कैप्सूल जो है एक लॉन्ग ट्यूब लाइक
स्ट्रक्चर में इमर्ज होती है, जो कि टर्मिनेट हो जाती है थ्रू द कैप्सूल। अब इसको हम नीचे फिगर में अच्छे से समझाएंगे कि जो हमारे नेफ्रॉन्स है किस तरीके से वामन्स कैप्सूल के अंदर रहते हैं और फिर वो टर्मिनेट होते हैं लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, और फिर वो फाइनली यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करते हैं। द रीनल आर्टरी ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनीज along with the nitrogenous waste like urea, uric acid and many other substances। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी किडनी में हमारी रीनल आर्टरी लेके आ रही है तो ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अदर वेस्ट होता है। तो फिर जो ब्लड होती है उस किडनी के अंदर फिल्टर होती है। द ब्लड गेट फिल्टर थ्रू द ग्लोमेरुलस। This is the then this filter enter in the tubular part of the nephron। तो जो नेफ्रॉन का काम क्या है, उस ब्लड को फिल्टर करना और फिर उसको ट्यूबुलर पार्ट तक पहुंचाना। एंड दिस फिल्ट्रेट मूव डाउन द ट्यूबुलर पार्ट। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर गेट selectively reabsorbed by the blood vessels surrounding these tube। क्या होता है, जब ब्लड फिल्टर हो गई, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में आ गई, तो उस फिल्ट्रेट के साथ कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी रहते हैं जिसको हमारी वो जो ट्यूब्स होती हैं वो रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें वेस्ट नहीं है, सारी चीज़ें बॉडी से बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो रीएब्जॉर्प्शन होता है उसी ट्यूबुलर पार्ट में थ्रू द कैपिलरीज। तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहती है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स एंड सम एक्सेस ऑफ वाटर, जो कि हमारी बॉडी में अगर ज़रूरत है तो उसको क्या करेंगे, हमारी बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेगी। अब वो वाटर जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में उस वाटर की ज़रूरत है कि नहीं है, या कितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर निकालना है। उसी पर डिपेंड करता है कि कितनी रीअब्जॉर्प्शन करनी है और कितना यूरिनेशन करना है, यानी कि उसको बाहर निकाल देना है। पर डे 180 लीटर के करीब हमारी नेफ्रॉन्स जो होती है ब्लड को फ़िल्टर करती है, लेकिन वो सब बाहर तो नहीं आता। करीब अराउंड 2 लीटर्स ब्लड हमारे यूरिन जो है हमारी बॉडी से बाहर आता है, वो इसलिए क्योंकि बाकी का जो भी वाटर एंड मिनरल्स है, ग्लूकोज एंड सॉल्ट्स एंड वाटर, वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है क्योंकि वो हमारी बॉडी को ज़रूरी है। ठीक है, सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन द ट्यूबुलर पार्ट इज़ यूरिन। तो अब जो रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो बाकी पार्ट जो बची ट्यूबुलर पार्ट में वो यूरिन होती है, और वो यूरिन जो होती है कलेक्ट हो जाती है थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। These collecting ducts together leave the kidneys at a common point by forming the ureter। तो अब क्या होती है, यही कलेक्टिंग डक्ट जो होती है किडनी से बाहर निकलती है और हमारी यूरेटर का फॉर्मेशन करती है। ये भी पेयर्स में होती है, एक राइट किडनी से निकलता है और एक लेफ्ट किडनी से, और वो दोनों आके यूरेथ्रा, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, उसमें आके क्या होता है, मर्ज हो जाती है। ईच यूरेटर ड्रेन्स द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज़ स्टोर्ड until the pressure of expanded bladder leads to an urge to pass it out through the urethra। तो जब तक अर्ज नहीं होती हमें यूरिनेशन की, जब तक वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होके रहता है। यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स होती है वो हमारे नर्व्स कंट्रोल में होता है, वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है, इसलिए कुछ टाइम तक हम प्रेशर को होल्ड भी कर लेते हैं। ये आपको बात बताई थी, 180 लीटर डेली फ़िल्टर होती है, लेकिन 2 ही लीटर एक्सक्रीट होती है, बिकॉज़ बाकी जो चीज़ें हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है। नेफ्रॉन जो अभी मैंने बताया
कि क्या क्या वामेंस कैप्सूल एंड ऑल, वो आपको फिर से दिखा रहे हैं। देखिए, रीनल आर्टरी, वेन्स में रीनल आर्टरी लेके आई किडनी के अंदर ब्लड, उसमें वामेंस कैप्सूल है जिसके अंदर हमारी ग्लोमेरुलस है, नेफ्रॉन्स है, उसको फ़िल्टर किया, फ़िल्टर करके वो ब्लड आया ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में, वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हुआ। रीअब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी रीनल वेन से चली गई पल्मोनरी लंग्स में। उसके बाद आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन वो कलेक्टिंग डक्ट में बाकी का पार्ट आया जिसको यूरिन कहते हैं, और वो फिर इस कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा से बाहर जाएगा व्हेन यू अर्ज टू यूरिनेट। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और दूसरा टू मेंटेन द वाटर एंड आयोनिक बैलेंस। तो ये दोनों, जिसको ऑस्मिक रेगुलेशन भी कहते हैं, आयनिक बैलेंस और वाटर बैलेंस को, ये दोनों काम किसका है, नेफ्रॉन का। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज वेस्ट, अमाइनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू द वामेंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। ये सारी चीज़ हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, अब आप इसका डेफिनेशन समझे। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, नाउ द यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड बैक बाय द कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन्स। उसके बाद सिक्रीशन ऑफ यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर secreted into the tubes which is open up into the collecting duct and then into the ureter। अब कभी कभी होता है किडनीज फंक्शनिंग नहीं करती है, ख़राब हो जाती हैं, AKD या CKD एक्यूट किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है, तो आर्टिफिशियल किडनी या आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको डायलिसिस या हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो हीमोडायलिसिस का क्या काम है, इज़ द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। इट इज़ मेंट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट ओनली। तो आर्टिफिशियल किडनी सिर्फ किडनी फेलियर के पेशेंट्स के लिए होती है। अब प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, पहले भी हमने आपको बता दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज़ होती है, वाटर कैसे रिलीज़ होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज़ होती है, थ्रू स्टोमेटा, वाटर भी थ्रू स्टोमेटा रिलीज़ होगा, थ्रू लीव्स, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से एक्सेस वाटर। दूसरा, हमारे प्लांट्स कुछ बार्क एंड ओल्ड लीव्स को भी शेड करती हैं, तो वो एक एक्सक्रीशन हो गया, शेडिंग ऑफ लीव्स एंड बार्क्स व्हेन इट्स गेट डैमेज्ड एंड नॉन फंक्शनल। दूसरा, कुछ गम्स एंड स्टिकी सब्सटेंसेस भी प्लांट्स निकालते हैं, जिसको रेजिन या गम्स कहते हैं, वो ओल्ड जाइलम में से निकलता है, तो वो भी प्लांट से लॉस्ट होता है, उसको भी एक्सक्रीटरी मटेरियल ही कहते हैं। दूसरा, प्लांट सीक्रेट सम वाटर सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम, जहाँ पे वो प्लांट खड़े होते हैं वहाँ के सॉइल के अंदर भी कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस अपना रिमूव करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग। होप you like the video. Thank you for watching. Bye bye.